नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। आपके साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। कोरोना वायरस महामारी अभी खत्म नहीं हुई है और इसी बीच आम लोगों के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, बढ़ती महंगाई। जी हां, बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की जेब ढीली करनी शुरू कर दी है। हाल ही के दिनों में मेटल, पावर और ईंधन की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा देखने को मिला है। यही कारण है कि मई महीने में थोक महंगाई दर छलांग लगाकर 12.94% तक पहुंच गई है, जबकि मई महीने में खुदरा महंगाई दर अप्रैल के 4.3% की तुलना में बढ़कर 6.3% पर पहुंच गई है। रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह लोगों की खरीद क्षमता कम होने लगी है और इस साल अब खाने के तेल से लेकर दालों तक के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीते एक साल के दौरान अरहर और चना दाल के भाव में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि मौजूदा समय में अधिकतर लोग घर से ही काम कर रहे हैं। ऐसे में किचन में खाद्य सामग्री की खपत बढ़ी है। कई कारण हैं जिसकी वजह से अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में महंगाई और बढ़ेगी। बीते कुछ सप्ताह में ब्रेंट क्रूड का भाव $70 प्रति बैरल के पार जा चुका है। पिछले एक साल की तुलना में देखें तो इसमें करीब दोगुना इजाफा हुआ है। देश भर के कई इलाकों में पहले से $100 प्रति डॉलर के पार जा चुका है और इसी के चलते धातुओं की कीमतें अगर हम देखें उसमें भी तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। पेट्रोल डीजल की आप कीमतें लगातार देख ही रहे हैं किस तरह से आसमान छू रही हैं। उसके बाद लगातार खाद्य वस्तुओं के दामों में बढ़ोतरी होना जनता को दोहरी मार दे रहा है। आर्थिक रिकवरी के बीच मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां भी अब धीरे धीरे बढ़ने वाली हैं, लेकिन ऐसे में भविष्य में इससे भी राहत मिलती हुई फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि सबके आगे अब यह सवाल खड़ा हो गया है कि ये महंगाई कहां पर जाकर रुकेगी। अब सवाल यह है कि आखिर महंगाई से कब राहत मिलेगी आम जनता को। इसी मुद्दे पर आज अपने खास पैनल के साथ करेंगे अगले 1 घंटे हम चर्चा। तो चलिए कुछ सवाल आपको बता देते हैं चर्चा करने से पहले। सबसे पहला सवाल आज का हमारा यह है कि आखिर महंगाई से कब राहत मिलेगी जनता को। सबसे बड़ा सवाल यही है, जनता पूछ रही है लगातार महंगाई कहां जाकर रुकेगी। सवाल नंबर 2 यह है कि महंगाई पर लगाम कैसे लगेगी, बढ़ती महंगाई को कैसे रोका जाएगा। सवाल नंबर 3 यह है कि क्या आगे और झेलना पड़ेगा महंगाई का बोझ आम जनता को इसी तरह से। चौथा सवाल यह है कि कब तक सहे महंगाई की मार, कुछ तो करो सरकार। जनता बार बार यही सवाल पूछ रही है कि आखिर महंगाई बढ़ती जा रही है, सरकार इस पर क्या कर रही है। और सवाल जाहिर तौर पर बनता है कि आखिर ऐसे वक्त में जब कोरोना महामारी के बीच में बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई, रोजगार छिने, ऐसे वक्त में महंगाई का लगातार बढ़ना लोगों को परेशान कर रहा है। तो महंगाई से जनता को राहत कब मिलेगी, हर कोई यही सरकार से पूछ रहा है। चलिए, एक बड़ा पैनल मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुका है, परिचय आपका करवा देता हूं। चर्चा की शुरुआत भी मैं करता हूं। रमाकांत मिश्र जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत है रमाकांत जी आपका। अनुज आत्रे जी है नेता कांग्रेस से, बहुत स्वागत है अनुज जी आपका भी। राहुल लाल जी है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं। मनीष गुप्ता अर्थशास्त्री हैं, अभिषेक राजाराम जी अर्थशास्त्री मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल मेरा रमाकांत मिश्रा जी आप ही से है, कहां पर जाकर रुकेगी महंगाई। आप लोगों ने एक नारा दिया था कि महंगाई की मार जिस तरह से आने वाले वक्त में आप लोगों ने संकेत दिए थे कि कम होने वाली है, बहुत हुई महंगाई की मार, अब आने वाले वक्त में कौन सी सरकार, यह आप लोगों ने नारा दिया था ना उस वक्त। उसके बाद देखिए आप साल दर साल महंगाई किस तरह से बढ़ती गई। खाने के तेल के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, ऊपर से महंगाई का बोझ जनता के ऊपर पड़ रहा है। सरकार कर क्या रही है रमाकांत मिश्रा जी। आम जनता के हित की बात आप करते हैं, सत्ता में आने के बाद क्या उन वादों को सरकारें भूल जाती हैं जो नारा आपने 2014 में दिया था, 2014 से पहले दिया था महंगाई रोकने का। कहां है वो, दिख तो कहीं नहीं रहा है। शंकर जी, ऐसा है निश्चित तौर पर जो महंगाई है इस चीज को हम भी मान रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो कि महंगाई बढ़ी है उसमें खुदरा भी है, थोक भी है, सारा कुछ बढ़ा है, इसमें कोई दो। लेकिन जहां तक बात है महंगाई बढ़ने की, उसमें आपको इस चीज को तो समझना पड़ेगा जो प्री कोविड और पोस्ट कोविड, इसमें जो इस तरह का जो महंगाई के ऊपर में इम्पैक्ट, ये तो असर डाली है, इसको कोई नकार नहीं सकता।
ठीक है। और निश्चित तौर पर इस चीज को सब मान रहे हैं, बल्कि ये वैश्विक स्तर पर जिस तरह से कोरोना ने हम लोगों को प्रभावित किया है खास करके, उसमें ये प्री कोविड और पोस्ट कोविड का जो इम्पैक्ट है महंगाई के ऊपर में बिल्कुल बढ़ा है। उसके साथ ही मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जो कि जिस तरह से चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे रिटेल सेक्टर हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो, हालांकि यहाँ पर मनीष जी अर्थशास्त्री हैं, बिल्कुल बैठे हुए हैं, वो हमसे आपको बेहतर समझा सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब सरकार की जहां तक पक्ष की बात है, तो निश्चित तौर पर सरकार अपनी तरफ से कोई ऐसा चीज नहीं है जो को कदम नहीं उठा रही। हर एक चीज के ऊपर में, जैसे अगर मान लीजिए अगर कोविड अगर हमारे हमारे साथ में अगर इस महंगाई के लिए अगर कोविड भी जिम्मेदार है, कोविड से पहले कोविड के बाद का भी, और जिस तरह से ये हमारा पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या रिटेल सेक्टर है जिस तरह से प्रभावित हुआ, चाहे वो मेन पावर के कारण हुआ, चाहे लॉकडाउन की वजह से हुआ, चाहे उसके ऊपर में जैसे हमारे पास जो क्रूड ऑयल है जिस तरह से हम लोग इम्पोर्ट कॉस्ट जिस तरह से बढ़ा है खास करके, उसमें उसके बाद की बात बता रहा हूं। अगर वैश्विक स्तर पर अगर देखें तो जहां से थोड़ा सा, अगर मुझे आप 10 सेकंड देंगे तो थोड़ा सा मैं और आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा इस चीज को। जो ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है, इसका एक मेन फैक्टर आपको ये भी हो सकता है, जो कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो अमेरिका के साथ किस तरह से उसके ऊपर में बैन लगा हुआ है, और हम लोगों के लिए खास करके जो ऑयल है, ये जो क्रूड ऑयल, तो आप ये कह रहे हैं कि ये चीजें आने वाले वक्त में और महंगी होंगी, कम होने वाली नहीं है, यही कहना चाह रहे हैं? 10 सेकंड मत दे सके, 10 सेकंड दीजिए, मैं थोड़ा सा और इसके ऊपर मैं फोकस ये हाईलाइट करना चाहूंगा। तो जिस तरह से ये कार्यक्रम है, देखिए हम लोगों को ईरान से जो कच्चा माल आ रहा, तो आम जनता के बारे में रमाकांत जी कौन सोचेगा? सरकार नहीं सोचेगी? सत्ता मिलने के बाद क्या आप उन वादों को भूल जाते हैं? बिल्कुल सरकार सोचेगी सर। कहां सोच रही है आप बताइए ना मुझे। पेट्रोल डीजल के साथ साथ खाने की चीजें आसमान छू रही हैं, आप कह रहे हैं सरकार सोच रही है? देखिए, मैं यही तो चीज मैं कहना चाहता हूं, जो क्या पीक कोविड नहीं, रोक क्यों नहीं रही है चीजें? महंगाई मुद्दा तो यही ना रमाकांत जी, जनता पूछ रही है महंगाई रुक क्यों नहीं रही है? आप लोग सत्ता में आने से पहले जो बड़ी बड़ी बातें करते थे वो कहां हैं? दिख क्यों नहीं रही धरातल पर? हम मान रहे हैं या नहीं? देखिए, मैं अनुज आत्रे जी, हूं आपके पास मैं आता हूं, मैं रोक रहा हूं आपको। अनुज आत्रे जी, महंगाई लगातार जिस तरह से बढ़ी है, आप लोग तो लगातार प्रदर्शन सरकार के खिलाफ करते रहे हैं। रमाकांत जी ने जो बातें कही हैं, हालांकि मुझे उम्मीद थी कि शायद देश की जनता को वो थोड़ी राहत देने वाली बात करेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी बातों में संकेत दे दिए कि आने वाले वक्त में जनता तैयार रहे और महंगाई झेलने के लिए। क्या उम्मीद करें सरकार से? हाँ, देखिए, रमाकांत जी ने जो कहा बिल्कुल सत्य बोला, इसमें कहीं कोई झूठ नहीं है। क्योंकि 2014 से जो बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार का जो नारा था, और जो हम 2014 से पहले महंगाई डायन खायत जाती, जो महंगाई डायन थी, आज इनकी जो है मौसी और चाची बन गई है। तो इसलिए लोगों को और उसको बढ़ा करके देना, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लोगों को, जनता को तैयार रहना पड़ा, और जनता तैयार है। ठीक है, देखिए, ये 2014 से लेकर के आज 2021 आ गए, 7 साल हो गए इस सरकार। ये 70 साल का जो लगातार, जो 7 साल से पहले रोना रोते थे और आज भी 70 साल का रोना रोते थे, और जो मोदी जी ने कभी कहा था कि जो 70 सालों में नहीं हुआ हम वो 5 साल में कर देंगे या 7 साल में कर देंगे, निश्चित तौर पे आपने वो कर दिया है। केवल सालों में आपने देश को इतना पीछे धकेल दिया, इतना पीछे धकेल दिया कि आज बांग्लादेश और श्रीलंका की जीडीपी हमसे मजबूत है। मुझे लगता है जब पूरे विश्व में कोरोना की महामारी फैल रही थी, तो भारत कोई अकेला देश नहीं हमारा कि जहां पर कोरोना महामारी से हम लोग उससे त्रस्त हो। कौन सा ऐसा देश है जहां पर कोरोना ने दस्तक नहीं दी है? लेकिन आखिर क्या वजह है कि बांग्लादेश जैसा एक छोटा सा देश जो हमसे बहुत गरीब हुआ करता था, आज उसकी जीडीपी हमसे बहुत मजबूत है, और आज हमारी जीडीपी -7 पहुंच गई, जो 2014 में 7% प्लस हुआ करती थी। इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? जरा इसके भी थोड़ा सा रमाकांत जी आपको ध्यान देना चाहिए था। ठीक है, लगातार बेरोजगारी की जो बात करते आ रहे थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, उसका तो बात करना बंद कर दिया। लेकिन ये भी बताना चाहिए कि एनएसएसओ ये क्यों कहता है कि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का अब काल है, तो उसमें तो 70 साल और कोरोना और ये सब तो जिम्मेदार नहीं थे। 45 साल पहले जो बेरोजगारी का हाल था, वो आज हमारे देश में कोरोना से पहले का हाल है। अभी कोरोना में तो 1.5 साल में और बेरोजगारी बढ़ गई है, उसका कोई हाल ही नहीं है। कोरोना को तो कोई जिम्मेदार ठहरा ही नहीं रहा, हम तो कोरोना से पहले की बात कर रहे हैं। क्या कारण है कि जब पेट्रोल और डीजल के दाम पूरे विश्व में घटे थे, तो हमारे देश में ही अकेला पूरे विश्व में ऐसा देश था कि जो 100 रुपए में पेट्रोल बेच रहे हैं, हमारे पड़ोस मुल्क पाकिस्तान जैसा देश,
जिसकी आप दुहाई दिया करते थे, आज वहां भी 50 रुपए में पेट्रोल बिक रहा है, उनको भी ठीक है कच्चा तेल सर। उसी रेट पे मिल रहा है जिस रेट पे हमको मिल रहा है। ठीक है अनुज जी। 19 लाख करोड़ रुपए एक्साइज से आपने कमा दिया पेट्रोल डीजल में, 3,89,000 करोड़ रुपए तो एक साल में आपने पेट्रोल डीजल से एक्साइज में कमा दिया। आप कहते हैं कि हमारे पास खजाना खाली नहीं। खजाना कैसे खाली हो गया, इस बात का भी तो जवाब देना चाहिए। ठीक है, अगर आप खजाना, क्यों नहीं सरकार, हाँ ठीक है अनुज जी, अगर खजाना खाली हुआ, राहुल लाल जी को मैं डिबेट में जोड़ना चाहता हूं। राहुल लाल जी, खजाना खाली हो तो सारा पेट्रोल डीजल से क्या सरकार टैक्स वसूलेगी आम जनता से? क्या कोई और दूसरा तरीका नहीं है? दूसरा मेरा सवाल, जो महंगाई को लेकर जनता परेशान है, क्या वजह आप मानते हैं कि सरकार इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है? देखिए, सरकार की जो पूरी आर्थिक नीति है वो इस मामले पे गंभीर नहीं है। मैं देखिए 2-3 चीजें जो आंकड़े दिख रहे हैं, जो अभी इस समय खुदरा महंगाई दर के जो आंकड़े आपने दिखाए हैं कि 6.3% और थोक वाला का जो है कि आपने दिखाया 12.94%, दोनों ही बहुत ज्यादा है। खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का मानना है कि एक तरह से खुदरा महंगाई दर का मैक्सिमम जो है कि वो 6% होना चाहिए। आप 6% से ऊपर अगर वो जा रहा है तो वो फिर काफी ज्यादा परेशानी उत्पन्न करेगा। वो हम लोग पहले ही वैसे स्थिति में, अगर कोरोना काल से पहले की बात करें, उसी समय सबसे ज्यादा कमी थी हमारे यहाँ पे, डिमांड में भारी कमी आ गई थी। अब ये बताइए, इस समय लोगों के पॉकेट में पैसे नहीं है और ऊपर से महंगाई भी है। अगर चूंकि देखिए अभी यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता ये बता रहे थे कि भाई ये कोरोना का सिचुएशन है और बहुत ज्यादा लॉकडाउन रहा, तमाम तरह की चीजें रही, इस कारण से जो है कि महंगाई दर में वृद्धि है। लेकिन मैं ध्यान दिलाऊं, पिछले बार का जो लॉकडाउन था वो काफी सख्त था, मई के समय में, अप्रैल मई के समय में। उस समय का जो महंगाई दर था वो निगेटिव में था, तो कम से कम उस समय लोग घरों में बंद थे, उनके पास इनकम के साधन नहीं थे, लेकिन वो महंगाई के खतरे से नहीं जूझ रहे थे। आज स्थिति क्या है कि लोग महंगाई के कारण लोग खर्च कम कर पा रहे हैं। अगर लोग मार्केट में खर्च कम करेंगे तो देखिए अर्थव्यवस्था आपस में जुड़ी हुई है। आपका डिमांड कम होगा, डिमांड कम होगा, फिर कंपनियां प्रोडक्शन किसके लिए करेंगी, प्रोडक्शन में कट होगा तो फिर अंततः फिर बेरोजगारी बढ़ेगी। तो आपका जो पूरा साइकिल है वो साइकिल फिर नेगेटिव साइड में जाएगा। ठीक, इसलिए ये मॉडल कि तेल के दाम बढ़ा के आप जो है कि आप रेवेन्यू अर्जित करें, ये बहुत ही नुकसानदायक मॉडल है। सरकार को ये सोचना चाहिए। देखिए बार बार दुहाई दी जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में वृद्धि हुई, जिसमें हम लोग 2013-14 के मामले पे जब हम लोग डिबेट करते हैं, जब उस समय सरकार दावे कर रही थी कि तेल और पेट्रोल के मूल्य काफी ज्यादा बढ़ गई है, उसमें भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के रूप में होती थी, तब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें $140 प्रति बैरल पे होती थी। तब भी भारत में सस्ते मूल्य पे तेल मिलता था। आज आपने उसको आय का साधन बना दिया है। इसका नुकसान देखिए क्या है, एक तो महंगाई तो बढ़ी रही है, लोगों के पॉकेट पे मार पड़ रही है। दूसरा, कम से कम 300 इंडस्ट्री ऐसे हैं शंकर जी, कम से कम 300 इंडस्ट्री हैं जहां पे कि तेल जो है वो कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। तो वो इंडस्ट्री के लिए तो आपने कच्चा माल भी महंगा कर दिया और पूरे देश को आपने महंगाई के मोर्चे पे भी डाल दिया। और महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो महंगाई से बेरोजगारी जुड़ी हुई है। आप कुछ भी प्रयास कर लें फिर उसका प्रभाव बेरोजगारी के ऊपर भी पड़ेगा। तो इसलिए सरकार को यह सोचना चाहिए। मैं तो सरकार को आपके चैनल के माध्यम से सलाह दूंगा, ये वो समय है जिस समय आपको डीजल पेट्रोल के मामले पे विचार करना चाहिए। अभी इस समय तेल के दाम बढ़ाने का समय नहीं है, सब्सिडी देने का समय है, जिससे अर्थव्यवस्था में कुछ हम लोग गतिविधियों को देख सकें। तो ये चीजें हम लोगों को नजर नहीं आ रही, उल्टे विपरीत जो है कि सरकार निर्णय ले रही है। ठीक है, मनीष गुप्ता जी अर्थशास्त्री हैं, उनको जोड़ लेते हैं। मनीष गुप्ता जी, राहुल लाल जी ने जो बातें कही हैं, वाकई एक ये होना भी नहीं चाहिए किसी एक चीज पर आप डिपेंड रहें कि अगर आपको रेवेन्यू बढ़ाना है, पेट्रोल डीजल ही नहीं बाकी चीजें भी उसमें हैं। दूसरा, रमाकांत जी ने कहा कि कोविड काल था, आप खजाना सरकार का खाली हो गया था। एक वजह वो ये भी बता रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं, दूसरी वजह वो बता रहे हैं कि क्रूड ऑयल के दामों की दुहाई वो दे रहे हैं। मेरा सीधा सीधा मनीष गुप्ता जी आपसे सवाल है, क्या आपको लगता है कि अभी जो 100 के पार जो पेट्रोल चला गया है, डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, खाने की चीजें बढ़ रही हैं, क्या ये कम नहीं की जा सकती? क्या सरकार ये बोलकर अपना पल्ला झाड़ देगी कि खजाना खाली है, कोविड था, हमारे हाथ में नहीं है? आम जनता किसके पास जाएगी? देखिए, बिल्कुल कीमत कम की जा सकती है। मैं राहुल लाल जी की बातों से सहमत हूं जी, और आज रमाकांत जी के बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि हम ऐसा ही देश चाहते हैं। राहुल लाल जी कहते हैं कि मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल को आय का साधन बना दिया, नहीं करना चाहिए, ये गलत है। पेट्रोल के दाम कम से कम करें, फिर चाहे हमें लोन लेना पड़े, ऑयल बॉन्ड लेने पड़े, लेते रहें, आने वाली सरकार चुकाएगी ना, हमें किस बात की चिंता है। कर्ज लो और घी पियो। आपको पूरे देश को खाद्यान्न फ्री देना है और सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाहें पूरी देनी है। इसके बाद पूरे देश को वैक्सीन फ्री चाहिए, जल्दी चाहिए, सबको ऑक्सीजन चाहिए। आप कोई काम नहीं करेंगे
और हमारे देश में जनसंख्या बढ़ती चलेगी, 140 करोड़ होती जाएगी। विदेशी आएंगे, रोहिंग्या आएंगे, बांग्लादेशी आएंगे, उनके भी राशन कार्ड का इंतजाम हमें करना है। तो मोदी सरकार तो ये गलती कर ही रही है, इन्हें चिंता ही नहीं है कि इससे हमारे वोट काटे जाते हैं। और बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ इस बात पर चर्चा करते हैं कि मोदी सरकार आपकी तो नीति ठीक ही नहीं है। नीति वो ठीक है जो गरीब को बस खाना मिलता रहे, देश की प्रगति हो या ना हो। हमें बंबई को, मुंबई को कलकत्ता बना देने में इंटरेस्ट है। हमारी अप्रोच वामपंथी होनी चाहिए। मजदूर को रोटी मिले, व्यापार तरक्की करे चाहे ना करे। अगर हमारा जीएसटी कलेक्शन 25,000 करोड़ रुपए से घट रहा हर महीने, तो घटने दो। राज्यों को पूरे पैसे दे दो, उनका नुकसान होने मत दो। और आप इस तरह की राजनीति करो जहां हर आदमी को आप कर्ज माफ कर दो, किसानों का कर्ज माफ कर दो, ठीक है सर, उनके एमएसपी बढ़ा दो, अच्छी बात है। और जब वापस कोई मजदूर वापस जाए उनका अरेंजमेंट करो, लेकिन बस आप लोगों को सही बात मत बताओ कि सही रेट क्या है। अगर हमें समाजवाद लाना है तो हमें सबसे टैक्स लेना पड़ेगा। चाणक्य ने कहा था कि इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जीएसटी, जो भी टैक्स लेना है वो धूप की तरह होना चाहिए। धूप यानी सूर्य देवता, जमीन से, ताल से, पेड़ से, मनीष गुप्ता जी, इतना भी टैक्स नहीं होना चाहिए कि जनता उस टैक्स के बोझ तले दबी जाए। मुद्दा तो यही है ना सर, इससे कैसे उभरा जाए, इसका क्या विकल्प हो? नहीं दबी जाए, लेकिन हमने माहौल इस तरीके का बना दिया है कि हर बात, हर व्यक्ति को ये लग रहा है बस माफी कर दो, टैक्स मत लो, और सरकार कैसे चलेगी कोई नहीं जानता। अभिषेक राजाराम जी को मैं जोड़ना चाहता हूं। अभिषेक जी, मनीष गुप्ता जी ने जो बात कही है, क्या आप उससे सहमत हैं? दूसरी चीज मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं, अगर मान लिया जाए कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये तरीके अपनाए जा रहे हैं, वैट बढ़ाया जा रहा है, टैक्स बढ़ाया जा रहा है, आप चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के खासतौर पर अगर मैं बात करूं, सरकारी खजाना भरने की बात अगर कही जा रही है, तो बाकी जो देश है वहां पर भी तो कोरोना हुआ था, वहां पर तो इतने दाम नहीं अभिषेक राजाराम जी जितने भारत में है। मैं बता रहा हूं, देखो जो बातें सबने कही, मिश्रा जी ने, रमाकांत मिश्रा जी ने और मनीष जी ने, वो ये कही कि सरकार का खजाना खाली है जी। सरकार का खजाना खाली है तो लोगों के घर में क्या टकसाल लगी हुई है कि वो नोट छाप देंगे और एक्स्ट्रा रेट पे पेमेंट कर देंगे। रमाकांत मिश्रा जी ने कहा कि इंडिया यूएस न्यूक्लियर ईरान की डील हो गई है, इसलिए परमाणु की वजह से तेल महंगा हो गया। तो क्या सरसों का तेल वहां लगता है परमाणु में? या लोगों ने इस लॉकडाउन में सरसों का तेल पीना शुरू कर दिया जो 200 रुपए हो गया। अरहर की दाल के दाम बढ़ गए, उड़द के दाम बढ़ गए, मूंग की दाल के दाम बढ़ गए। इसमें कौन सा परमाणु लगना है? कोरोना का इम्पैक्ट तो पूरे विश्व में हुआ है जी। कौन सा देश ऐसा है जिसपे कोरोना का इम्पैक्ट नहीं हुआ? क्या बांग्लादेश में नहीं हुआ था? क्या श्रीलंका में नहीं हुआ? पाकिस्तान 50 रुपए लीटर पेट्रोल बेच रहा है, हम 100 रुपए लीटर बेच रहे हैं। उसके बाद भी आप ये कहते हैं कि साहब जी हम प्रॉफिट नहीं कमा रहे। 30-35 रुपए का तेल पड़ता है सब कुछ खर्च करके, ये 60-65 रुपए जो कलेक्ट करे जा रहे हैं, और दोनों जिम्मेदार हैं, स्टेट्स भी जिम्मेदार हैं और सेंटर भी जिम्मेदार है, और दोनों मिलकर जो कलेक्ट कर रहे हैं, इससे आम आदमी के पास क्या बच रहा है? खाने, उसकी जॉब कट हो चुकी, लोगों की सैलरी चली गई, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन आप बढ़ाकर खाने पीने के लायक भी नहीं छोड़ रखा। क्या मर जाए आदमी? कितने लोगों की डेथ हो गई? उसका मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल का खर्चा कितना ज्यादा आया होगा कोरोना में? कितने, लगभग हर परिवार में कोई ना कोई बीमार पड़ा है, लोगों के पास पैसे बचे नहीं है। आप रुक जाइए, कुछ साल में, आप कुछ महीनों में ही आपको दिखेगा कि लोग घरों के अपने जेवर बेचने शुरू कर देंगे। ठीक है सर, मैं जवाब ले लेता हूं रमाकांत जी से कि इसको रोका कैसे जाए। हाँ, आएंगे उस पर। अभिषेक जी, आगे आऊंगा उसी सवाल पर मैं जी। रमाकांत जी, ये बात नहीं कही जा सकती सर, कोविड है, कोविड बाकी देशों में भी था, वहां की अर्थव्यवस्था को आप देखिए, वहां की महंगाई को देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम को वहां पर देखिए। इस बात से तो आप बच नहीं सकते ना कि कोविड था, सरकारी खजाना खाली हो गया, तो जनता के ऊपर आप इस तरह से महंगाई की मार डालेंगे।
शंकर जी, एक चीज है, मैं जब आपने शुरुआत की थी तो निश्चित तौर पर हमारी जरा बात पूरी होने देते तो और बेहतर तरीके से उस चीज का इम्पैक्ट पड़ता, क्योंकि अभी अभिषेक जी ने, मैं सबकी बातों से सहमत हूँ, अभिषेक जी हमारे ऊपर वो प्रश्न कर रहे थे जो कि परमाणु कार्यक्रम, ईरान, अमेरिका, पूरी बात अगर हो जाती तो शायद इस तरह के वो प्रश्न नहीं करते। मैंने ये कहा था क्योंकि जिस तरह से परमाणु कार्यक्रम और अमेरिका और ईरान के बीच में जिस तरह से उसके ऊपर में मतभेद चल रहा है अभी, इसकी वजह से जो एक्सपोर्टिंग है, जो क्रूड ऑयल की जो एक्सपोर्टिंग है, उसके ऊपर में इम्पैक्ट पड़ा। अब जहां तक बात है ओपेक की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग जो कंट्रीज है, उसके साथ जिस तरह से देखिए हमें ईरान से क्रूड ऑयल जो इंपोर्ट करते हैं वो हमें सस्ता पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमारा जो उसका रूट है भारत और ईरान का, वो सबसे छोटा है। तीसरी बात ये है जो ईरान हमसे रुपये में भी पेमेंट लेता है। तो ये जो दो चार चीज है जिससे हमको ईरान के साथ अगर हम जब ऑयल मंगाते थे तो निश्चित तौर पर हमको सस्ता मिलता। अब इस चीज को अभिषेक जी हमारी बात पूरा होने से पहले वो अमेरिका के परमाणु कार्यक्रम और इस चीज को समझने लगे। मेरा एक ही कहने का मतलब है, जो हम ईरान से जब इंपोर्ट करते हैं तो हमें क्रूड ऑयल सस्ता मिलता है, यही मैं कहना चाहता था। और इस चीज का दूसरी बात ये है जो लॉकडाउन और प्री कोविड और पोस्ट कोविड का जिस तरह का मैंने जिक्र किया था, क्या इस चीज का इम्पैक्ट, क्या हम इस सब चीज को इसको नहीं मान सकते? क्या निश्चित तौर पर मान सकते हैं। इस चीज को कोई नकार नहीं सकता, जो कि लॉकडाउन हो चाहे कोविड काल हो। फिर जनता सरकार से क्या उम्मीद करें? जनता सरकार से क्या उम्मीद करें? बिल्कुल कह रहा हूं मैं, उसी विषय पे आ। अब वो उस तरह का जो इम्पैक्ट है निश्चित तौर पर है। अब देखिए जो कि हर एक चीज आप विदेशों में देखेंगे कहाँ कौन सा सब्सिडी दिया। यहाँ पर हम लोग तो बात करते हैं जो कि कोरोना विदेशों में भी हुआ, यहाँ भी हुआ, लेकिन वहां पर किस तरह की सब्सिडी दी जाती है? वहां क्या सब कुछ फ्री दे दिया जाता है? लेकिन हम लोग जब भारत की बात करते हैं तो सब कुछ हम लोगों को सब्सिडी चाहिए, हमें कर्ज भी चाहिए तो वो भी माफ चाहिए, वो भी हमको माफी चाहिए, सब कुछ माफी चाहिए। ठीक है, 140 करोड़ मैं समझ गया रमाकांत जी, देखिए मैं समझ गया। ये दूसरा आप जनता ने जो उम्मीद की थी आपने बता दिया, आप उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरे हैं और कितना उतरने वाले आने वाले टाइम में। देखिए यहाँ पे काफी बड़ी चीजें कही गई। देखिए दो तीन चीजें हम लोग को समझना पड़ेगा कि आप एक तो कोरोना के समय हमारी अर्थव्यवस्था खराब हुई और कोरोना से पहले हमारी क्या स्थिति थी। देखिए सबसे पहला चीज तो कि अगर 2016 के यहाँ पे हम लोग देखेंगे, भाई दो अर्थशास्त्री हैं पैनल में, 2016-17 के फर्स्ट क्वार्टर में हमारा ग्रोथ रेट 9.2% था। एक तरह से हम लोग 9% के उस वाले ग्रोथ रेट पर चल रहे थे। आपने क्या किया? आप ले आए जो है कि आपने नोटबंदी ले आए। चलिए नोटबंदी अच्छा रहा खराब रहा, आपका फिर पूरे ओवरऑल साल का जो है कि आपका कहाँ पे आप आ गए? 9.2 से सीधे 8.2 आ गए। अगले साल आपने क्या किया? आपने फिर जीएसटी ले आए, आपका ग्रोथ रेट फिर आपका 7.02% आ गया। फिर आपने क्या किया? उसके बाद से आप देख लीजिए कि वहां से लेके सीधे, यानी कि आपने पिछले साल मार्च के तक का अगर आप उधर का आंकड़ा आप देखेंगे वो लगातार गिरता हुआ रहा। यानी ऐसे तो ईयरली 4% और अगर फाइनल क्वार्टरली देखेंगे वो 3% तक पहुंच गया। उस समय जब हम लोग तर्क देते थे शंकर जी, तो हम लोगों के पास सत्तारूढ़ पक्ष के द्वारा दिया जाता था कि हमारी अर्थव्यवस्था इसलिए डिस्टर्ब हो रही है, चीन अमेरिका का ट्रेड वार चल रहा है। चीन अमेरिका का ट्रेड वार चल रहा है, इसलिए पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था गिर रही है, भारत की अर्थव्यवस्था भी गिर रही है। जबकि अभी हम लोगों ने उसी बीच में देखा कि वियतनाम का प्रदर्शन कितना अच्छा रहा, बांग्लादेश का प्रदर्शन कितना अच्छा रहा। आज हम लोग जो एक तरह से कपड़े के क्षेत्र में, टेक्सटाइल के क्षेत्र में पूरे दुनिया के सिरमौर होते थे, भारत में 50% जो कपड़े हम और आप पहन रहे हैं वो बांग्लादेशी कपड़े पहन रहे हैं। वो हमारा ये भी ध्यान रखना चाहिए दर्शकों को कि वो एग्रीकल्चर के बाद दूसरा सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र था टेक्सटाइल। आज हमारा टेक्सटाइल कोरोना के पहले ही जा चुका है। तो आप पूरे स्थिति में ये कह रहे हैं कि नहीं सरकार कहां से लाएगी? भाई सरकार की नीतियां गड़बड़ रही हैं। और दूसरी चीज की कौन आदमी टैक्स नहीं देता है? आप अगर महंगाई बढ़ा दीजिएगा तो आपको क्या लग रहा है कि जीएसटी कलेक्शन बढ़ जाएगा आपका? भाई जब महंगाई बढ़ जाएगी तो हम चीजों को कम परचेस करेंगे और ज्यादा से ज्यादा सेविंग करने का प्रयास करेंगे। चूंकि एक तरफ महंगाई बढ़ी हुई होगी, दूसरी तरफ बेरोजगारी रहेगी, तो हम अपने सेविंग के ऊपर ही निर्भर हैं, तो हम मार्केट में खर्च क्यों करेंगे? ऐसे स्थिति में बताइए कहां से उम्मीद की जाएगी कि आप मार्केट में गति आएगी? जबकि इस समय प्रयास ये होना चाहिए कि पूरे आप उसको बढ़ाइए। पिछले साल 20 लाख करोड़ रुपया का एक बड़े से पैकेज की घोषणा की गई, जबकि हम लोग जानते हैं कि भारत एक पहला देश बना शंकर जी जिसमें कि 8.5 लाख करोड़ उस पैकेज में उस राशि को जोड़ा गया जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से जो एसबीआई उसमें लिक्विडिटी जो फ्लो करती मार्केट में, वो लिक्विडिटी भी नहीं आया, लेकिन उसको भी आपने उसमें पैकेज में जोड़ लिया। तो आपको रियल में जरूरत है इस समय कि एक सही ढंग से एक आर्थिक नीति लेकर आने की जरूरत है, उसको आप स्वीकार ना करें
और किसी के ऊपर व्यक्तिगत हमला करके अगर देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाती है तो सुधार लीजिए। ठीक है, मैं जवाब लूंगा। रमाकांत जी, मुझे एक ब्रेक के लिए यहां रुकना पड़ रहा है। आप सभी मेहमान मेरे साथ बने रहेगा। छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो रहे इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अब बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत आपका। बड़े मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। बात हो रही है बढ़ती महंगाई को लेकर कि आखिर हाहाकार जो महंगाई को लेकर मचा हुआ है वो कम कैसे होगा, क्या कोई तरीका नहीं है इस महंगाई को रोका जाए। इसी पर हमारा लगातार एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। रमाकांत जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। रमाकांत जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप कहना चाह रहे थे, राहुल लाल जी ने भी कुछ सवाल उठाए। मेरा भी आपसे यही सवाल है, जनता भी यही समझना और जानना चाहती है। बाकी दलीलों को एक जगह रख दीजिए, एक लाइन में बता दीजिए, महंगाई कम होगी या नहीं होगी, पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे या नहीं होंगे, खाने के तेल सब्जी दालों के दाम कम होंगे या नहीं होंगे। शंकर जी, बिल्कुल आंकड़ों से जनता को कोई मतलब नहीं। रमाकांत जी, आंकड़ों में उलझा के जनता ये समझना चाहती है सरकार से कि आप मुझे ये बताइए कि हमने आपको चुना है, आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। और राहुल जी जैसे कह रहे थे जो कि हमने कोई व्यक्तिगत हमला हमने करना है और कोई ग्राफ के आधार बना करके, हमने आंकड़े आधार करके, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर हम हेल्थी डिस्कशन के लिए बैठे हुए हैं और जो स्वस्थ चर्चा होगी उसी का हमें निष्कर्ष निकालना है। हमने कोई पर्सनल हमला नहीं कर, न कोई हमने आंकड़े देने। देखिए, हमने पिछले बार जो कोविड हमारी लहर आई थी यहाँ पे विश्व में जब आई थी, तो भारत का सबसे जो जीडीपी था वो -23 में, उस समय में भी भारत में 23.9% माइनस होने के बावजूद थी। और दूसरा, उस समय में केवल चाइना का ही एक ऐसा था जो सरप्लस में था, और 3% के लगभग करीब 3.5 या 3.6 के लगभग करीब उसका जीडीपी था। निश्चित तौर पर यहाँ पर जिस तरह से रमाकांत जी, लेकिन उसी के साथ एक और आंकड़ा जो उस समय का बता रहे हैं ना, -24 का जो आप बता रहे हैं, 23.9, उस समय महंगाई दर नहीं था रमाकांत जी, उस समय महंगाई निगेटिव में था। हम लोग उस पर बिल्कुल सर, तो ये एक लोगों को राहत वाली चीज थी उस लॉकडाउन और इस लॉकडाउन के बीच में। बिल्कुल राहुल जी, मैं इस चीज को मानता हूं, लेकिन हम लोगों ने भी, राहुल जी, इस चीज को मानना पड़ेगा जिस तरह से हम लोगों ने, हमारे देश ने रिकवरी करी थी, और उस रिकवरी के बाद जिस तरह से ये जो सेकंड कोविड का जो लहर आया है ये, और उससे पहले तक हमारे पास बिल्कुल सब कुछ ऐसा था जो कि कंट्रोल था। लेकिन जो सेकंड कोविड आया था, देखिए ये हम अभी भी कह रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि ये टेम्पररी है। निश्चित तौर पर सेकंड वेव हम लोगों को काफी प्रभावित किया है, निश्चित तौर पर प्रभावित किया है, लेकिन हम कह रहे हैं अभी भी विश्वास है हमें। नहीं रमाकांत जी, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। राहत कब मिलेगी, जनता तो ये पूछ रही है, सब लोग पैनलिस्ट हमारे यही पूछ रहे हैं, अनुज जी भी यही पूछ रहे हैं, राहुल जी भी यही पूछ रहे हैं, बाकी जो अर्थशास्त्री हैं वो भी यही पूछना समझना चाह रहे हैं आपसे। बिल्कुल राहत मिलेगी। सरकार अपनी तरफ से, देखिए हर एक चीज, जैसे अभी सेकंड लहर जो जिस तरह से हम लोगों को कोविड से पहले भी तो रमाकांत जी कौन से दाम कम थे, कौन से महंगाई कम थी, आप बता दीजिए। मैं रमाकांत जी एक स्टेटमेंट आपको याद दिलाऊंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब वो दिल्ली का चुनाव प्रचार कर रहे थे 2015 में, तब उन्होंने कहा था, उस समय तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काफी गिर गए थे, तो उन्होंने कहा था नसीब हमारा अच्छा है, कांग्रेस का नसीब खराब था कि उनके समय में तेल के दाम जो $140 प्रति बैरल पे पहुंच गए थे। लोगों ने नसीब वालों को चुना है, तो भाई नसीब वालों के राज में तो लोगों को राहत तो मिलनी चाहिए ना। अगर ये राहत की अपेक्षा अगर लोग कर रहे हैं आपसे कि भाई बीजेपी को लोगों ने चुना है, तो लेकिन आप महंगाई के ऊपर कोई कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, ना बेरोजगारी के ऊपर कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, हम लोग जो सेकेंड वेव से जिस तरह से प्रभावित हुए हैं, और वो हमें लगता है जो कि अभी हम लोगों ने उसके ऊपर में जिस तरह से हमने कंट्रोलिंग किया है, और इसके साथ जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, चाहे सारी जो मार्केटें खुल रही है, रिटेलिंग सेक्टर हो, चाहे जो भी सेक्टर हो, जो मेन पावर का प्रॉब्लम था वो धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। तो हम ये देख रहे हैं जो कि जो प्राइस है, देखिए इससे पहले जमाखोरी भी जिस तरह से हो रही थी, उसके ऊपर में भी जैसे जो जमाखोरी के लिए तो आपने कृषि कानून ही बना दिया है, अभी तत्काल के लिए स्थगित है, उसमें तो आपने जमाखोरी को भी जो है कि रमाकांत जी सही ठहरा दिया है कि आप जितना चाहे उतना आप स्टॉक कर सकते हैं, भंडारण कर सकते हैं। तो आप सोचिए कि अगर कोई इस समय कृषि वस्तुओं का कोई अगर जमाखोरी करना शुरू कर देगा तो उसके ऊपर तो आप, अभी तो चलिए कानून स्थगित है अभी, लेकिन वो अगर लागू रहेगा तो फिर तब तो आप उसके ऊपर भी कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। देखिए 2-3 चीज जो जनता का जो कंसर्न है, देखिए आप भी जनता के बीच में रहते हैं और हम लोग भी देखते हैं वो समस्याएं जो चल रही हैं इस समय, कि कम से कम अगर हम लोग देखते हैं कि जनवरी से लेकर अब तक में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हुए हैं। ICMI के आंकड़े जो नजर आ रहे हैं वो बड़े खतरनाक आंकड़े हैं। देखिए, मैं बिल्कुल सही सहमत हूं, इस चीज से कोई दो मत नहीं है। देखिए, जो फैक्ट है उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई उसको एक्सेप्ट करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब सब सामान्य हो जाएगा तो आप जो ये हम लोग जो देख रहे हैं, ये जो हमारे पास जो महंगाई, चाहे रिटेलिंग सेक्टर में हो चाहे थोक में हो,
उसके ऊपर में बिल्कुल विजय प्राप्त कर लेंगे और इसमें कोई दो मत नहीं है। क्या मैं और शंकर जी आपको जवाब दूं विश्वास क्या? नहीं- जी अनुज जी बोलिए आप। हाँ देखिए, रमाकांत जी बहुत एक समझदार एक प्रवक्ता होने के नाते अपनी पार्टी और सरकार का बचाव करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनको ये भी महसूस करना चाहिए कि वो भी इस देश के निवासी हैं, देश के नागरिक हैं, और जनता के जो दुख दर्द है वो भी उनके बीच में से ही है। थोड़ा सा जनता के हित की भी बात बोलनी चाहिए। सरकार को हमेशा डिपेंड करना ही हमारा कर्तव्य नहीं है। अगर कोई बात ठीक है तो उसको ठीक बोलना चाहिए और अच्छे या पॉजिटिव सुझाव दे सकते हैं सरकार को, उसके लिए इतना घबराना नहीं चाहिए। देखिए देश में हो क्या रहा है, ये सरकार अपने खर्चों में कटौती कर नहीं रही है, टैक्स पर टैक्स बढ़ाती जा रही है। इस कोरोना महामारी के समय में पूछिए जरा इनसे कि 20,000 करोड़ रुपए का सेंट्रल विस्टा में पैसा खर्चने की क्या आवश्यकता थी? 9,000 करोड़ रुपए का प्लेन प्रधानमंत्री जी के लाने के लिए क्या आवश्यकता थी? 6,000 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट में, प्रचार में हमें क्या आवश्यकता थी? आपका काम बोलेगा ना, प्रचार क्यों कर रहे हैं? 9,000 करोड़ रुपए की मूर्तियां लगा दी आपने, बताइए उनकी क्या ये खर्चे नहीं कटाए जा सकते थे? आप एक तरफ कहते हैं सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार को पैसा लेने के लिए आपको जो नवरत्न कंपनियां बेचनी पड़ रही है, ये तो उन्होंने कहा था मैं देश बेचने नहीं दूंगा, देश बिकने नहीं दूंगा, और आप देश की जो है धरोहरों को बेच करके पैसा इकट्ठा कर रहे हैं क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, और उन धरोहरों को बेच रहे हैं कि जिनको बनाने में आपका कोई योगदान नहीं। कांग्रेस की सरकार ने उनको बनाया, नवरत्न कंपनियों को बनाया, जो रोजगार दे रहे थे, जो लाभ पहुंचा रहे थे, आप उनको बेच करके बेच रहे हैं। LIC जो कि पैसा इतना मुनाफा देने वाली कंपनी थी, उससे आपने पैसा लेके उसको LIC को खाली कर दिया। रिजर्व बैंक का रिजर्व फंड आजादी से बाद से लेकर के आज तक किसी सरकार ने रिजर्व बैंक के रिजर्व फंड को पैसा हाथ नहीं लगाया था। वो पैसा इसलिए रखा गया था कि देश में जब युद्ध के हालात होंगे तब उस पैसा को इस्तेमाल किया जाएगा। 2 रिजर्व बैंक के गवर्नर आपको बदलने पड़े, इस्तीफा देके वो चले गए, फिर भी अंत में आपने पैसा लिया। ये कहाँ जा रहा है आखिर पैसा इतना? और आप ब्लेम करते हैं पूर्ववर्ती सरकार को। ये पहली ऐसी सरकार इस देश में आई है जो अपनी नाकामयाबियां छुपाने के लिए पिछली सरकारों का दोष बन रही है। उससे पहले किसी सरकार ने सुना अपने ऐसे बोलते हुए? मनमोहन सिंह जी 10 साल प्रधानमंत्री रहे, क्या उन्होंने अटल जी की नाकामयाबी के पीछे एक बार भी शब्द बोला कि हमारी सरकार को उसको भुगतना पड़ रहा है? क्या अटल जी भी उन्हीं से सीख ले लेते आप? ठीक है, वाजपेयी जी ने क्या इस ठीक प्रकार है, जवाब लेते हैं। रमाकांत जी जवाब दीजिए, फिर मनीष जी के पास जा रहा हूँ जल्दी और से। स्वीकार नहीं कर रहे, और अभी भी आप कहीं इमरजेंसी की बात करेंगे, कहीं दुनिया, कहीं कश्मीर ले जाएंगे, कहीं पाकिस्तान ले जाएंगे, देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर आप चर्चा नहीं करेंगे। क्यों नहीं बोलते आप काला धन लाने के लिए? अनुज जी ऐसा है जो कि हम तो जनता के बीच में रहने वाले व्यक्ति हैं, हमको पता है जो कि हमको जनता को किस चीज का कहाँ पे क्या जरूरत है और किस तरह से जनता उस चीज को झेल रही है, हमें स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। सरकार को बताइए ना, जनता की आवाज, जनता का दुख दर्द उनका पहुंचाइए, हमारी तो वो हाँ, सुनेंगे नहीं। हमको आप लोग तो पहुंचाने का काम कीजिए। अनुज जी ऐसा है, वो हमने जो है सो बिल्कुल उसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, और अपनी बातें सरकार तक पहुंचाने में हम कोई कसर भी छोड़ते नहीं है, बिल्कुल अपनी बातें बिल्कुल। लेकिन जहां तक बात है, हमारी GDP है, आप बांग्लादेश और श्रीलंका को छोड़िए, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में हमारी सबसे बुरी GDP होगी। ऐसा क्या कारण हो गया कि हमारे देश में सब कुछ बिगड़ता जा रहा है? हम तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे थे 2004 के 14 के बाद से, आखिर क्या कारण हो गया कि सबसे बुरी GDP हमारी? हम अभी भी अनुज जी ऐसा है, हम अभी भी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात अभी भी कर रहे हैं। कहां से, कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? अरे कौन सी दुनिया में जी रहे हैं आप? ठीक है, कौन सी दुनिया में जी रहे? what GDP है हमारी साउथ ईस्ट एशिया में? रमाकांत जी, आप बार बार ईरान का नाम ले रहे हैं कि ईरान का जो वो परमाणु समझौता से बाहर हुआ, हमारी समस्या आ गई। ये बताइए तो फिर क्या आप विदेश नीति की विफलता को भी मानते हैं जिम्मेवार इसके लिए? ईरान के ऊपर प्रतिबंध संयुक्त राष्ट्र संघ ने नहीं लगाए थे, ईरान के ऊपर प्रतिबंध अमेरिका के प्रतिबंध लगे हुए थे। तो अमेरिका के प्रतिबंध को मानने की ऐसी क्या बाध्यता थी? यानी उस जगह पे भी आप यानी अंतर्राष्ट्रीय अमेरिका के सामने में झुके। ईरान, अगर आपने खुद विशेषताएं बताई ईरान की कि ईरान आपको सस्ता तेल देता था, ईरान के तेल को स्वीट ऑयल कहते थे, वो सस्ते दर पे भी देता था, एशियाई प्रीमियम चार्ज भी नहीं लगाता था, तमाम विशेषताएं थी। आपने ये भी बताया परिवहन रूट भी उसका काफी छोटा था। तो फिर ऐसी क्या मजबूरी रही कि हम लोग ईरान से अमेरिका के दबाव में तेल लेना बंद कर दिए? अब तो फिर जो अमेरिका जो चाहेगा वही होगा, जबकि भारत सरकार की स्पष्ट विदेश नीति रही है कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के ही प्रतिबंधों को केवल मानेंगे, बाकी किसी के प्रतिबंध को नहीं मानेंगे। आप इस कारण से, आपकी इस गलत विदेश नीति के कारण से चीन और ईरान के बीच में 25 वर्षीय समझौता हो गया है। $400 अरब का एक बड़ा सा समझौता उन लोगों ने कर लिया है। तो ये भी एक आप देख लीजिए स्थिति। ठीक है, जवाब दे। देखिए ऐसा है, ईरान के साथ हमारी जो स्पष्ट विदेश नीति है वो अभी भी कायम है, लेकिन जिस तरह से उसके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर में उसको प्रभावित हुआ जिस तरह से, और जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो पूरा नहीं कर पा रहा था,
तो हमें तो कहीं ना कहीं और जगह व्यवस्था करनी पड़ेगी ना राहुल जी। आपने क्या व्यवस्था की? आपने व्यवस्था ये की कि अमेरिका का तेल जो कि काफी महंगा था, घटिया क्वालिटी का था, उसके महंगे दर पे खरीदना शुरू कर दिया। आपने इस बीच आप आंकड़े देखिएगा कि जैसे जैसे आपने ईरान से तेल लेना कम शुरू किया, अमेरिका से तेल लेना आपने ज्यादा शुरू कर दिया। और अमेरिका का तेल ना तो क्वालिटी में अच्छा, ना तो जो है कि वो दाम में काफी ऊपर। तो आखिर टैक्स पेयर का पैसा आप अमेरिका के दबाव में क्यों अमेरिका को आप देने में लगे पड़े हुए बिल्कुल थे? नहीं, हमारी स्पष्ट विदेश नीति है, अभी भी हम हमारी स्पष्ट विदेश नीति है। और जो आपने कहा है जो कि हम अमेरिका के दबाव में आ गए, ऐसी कोई बात नहीं है। आंकड़े आप देखिएगा ना, देखिए 80 रमाकांत जी, आपने बड़े गंभीर मुद्दा उठाया, इसलिए मैं कह रहा हूं आप आंकड़े उठा के देख लीजिए कि पहले अमेरिका भी तेल निर्यातक हुआ करता था, वो तेल आयातक हुआ, उसे बाजार चाहिए था, उसने जानबूझ के ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाया और आप उसको बाजार की तलाश थी, वो बाजार हम लोग बन गए ना। तो देखिए शेल गैस टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो तेल निकालता है, वो तेल क्वालिटी में भी खराब है और देखिए वो काफी ऊंचे दर पे दे रहा है। कहां है अमेरिका? आप सोचिए अगर अमेरिका से ढो के लाएंगे तो परिवहन का खर्च भी कितना ज्यादा महंगा पड़ेगा। राहुल जी ऐसा है, जो हमारा जो 80% क्रूड ऑयल है बिल्कुल हमारा बाहर से इंपोर्ट के ऊपर ही डिपेंड है। लेकिन मतलब उसमें सरकार की जिम्मेवारी तो बनती है ना कि वो उस बकेट में सस्ते तेल को लाए। हम लोग महंगे दर के तेल को क्यों ले रहे हैं? टैक्स पेयर के पैसे को उसमें क्यों डाला जा रहा है? सेक्टर प्रभावित हुई है तो निश्चित तौर पर हमें किसी और की तरफ तो देखना ही पड़ेगा। नहीं देखना पड़ेगा तो आप सीधे अमेरिका को ही देख रहे हैं। आप अमेरिका का तेल अभी भी आप देख लीजिए, आप आंकड़े में जाकर देखिए कि वो कितना महंगा है, क्वालिटी में कितना गड़बड़ है। आप ये बताइए गल्फ कंट्रीज आपके पास में, वो आपके लिए अच्छा विकल्प है कि अमेरिका जो दूर का देश है वो आपके लिए अच्छा विकल्प है? हमारी सरकार अभी भी स्पष्ट विदेश नीति के ऊपर में निर्भर है और अभी भी हम कोई अमेरिका के दबाव में आकर के हमने तो भाई भारत सरकार की लेना चालू किया। संयुक्त राष्ट्र संघ के ही हम लोग प्रतिबंध मानने वाले देश थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिकी प्रतिबंधों को माने और वहां पे चीन का हस्तक्षेप बढ़ गया। अब डिबेट में मनीष गुप्ता और अभिषेक राजाराम जी को जोड़ लेते हैं। हाँ बोलिए रमाकांत जी, बात को खत्म करिए प्लीज। जी मैंने कहा जो कि 80% जो क्रूड ऑयल है हमारी बाहर से इंपोर्ट होती है और 80% के लिए हमको कहीं ना कहीं तो कहीं रमाकांत जी वो तो बड़ी अच्छी बात है, सब लोग जानते हैं कि हम लोग अधिकांश आयात करते हैं, लेकिन समस्या यह है ना कि हमारा आयात हमें कहां से करना चाहिए उसमें ये देखिए। हम लोग अगर अपने घर का मार्केटिंग करते हैं तो ये हमारी जिम्मेवारी होती है कि नहीं सस्ता और सबसे अच्छा चीज भी दोनों चीज ढूंढे हम लोग। राहुल जी आप देखिए, राहुल जी आप को डाइवर्ट कर रहे हैं। नहीं डाइवर्ट नहीं कर रहा हूँ, डाइवर्ट नहीं कर रहा हूँ। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए 2018 से जैसे जैसे आपने ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाया, अमेरिका से तेल लेने का क्या मतलब है आप बता दीजिए। अमेरिका के दबाव में हमने कुछ नहीं, हमारी जो कह रहे हैं जो कि विदेश नीति है बिल्कुल स्पष्ट है, हम किसी के दबाव में स्पष्ट है, वो तो भारत सरकार भी कह रही है और आप भी कह रहे हैं, लेकिन वो स्पष्टता विदेश नीति में दिख नहीं रही है ना। दिख तो ये रही है कि हम लोग उसके प्रेशर में है, ये चीजें स्पष्ट रूप से नजर आ रही हैं। वो आंकड़ों में आप देखेंगे तो वो आंकड़ों में नजर आ रही है रमाकांत जी। ये दुख वाली चीज है, सरकार के गलत नीतियों के कारण महंगाई बढ़ी है। नहीं रिक्वायरमेंट जो हमारी है हम बिल्कुल किसी न कहीं से तो लेना है, हमने कहीं न कहीं से लेना है। ये बताइए ना, पूरा तेल उत्पादक देश ओपेक आपके पड़ोस में और आप अमेरिका से ला रहे हैं, तो आप ही बताइए परिवहन के दृष्टि से भी महंगा पड़ेगा और जो वो दे रहा है वो उस दर से भी महंगा दे रहा है। जिस समय तेल के दाम निगेटिव में थे उस समय भी भारत को निगेटिव में तेल नहीं मिले हैं, जबकि दुनिया में तेल का दाम पिछले साल निगेटिव में भी गया था, ये भी हम लोग जान रहे हैं। बिल्कुल देखिए राहुल जी, उसको डाइवर्ट नहीं करिए। बिल्कुल हमारी जो आंकड़े हैं, हमारे जो नीति है बिल्कुल स्पष्ट है। मैं उसके ऊपर में ऐसी कुछ नहीं कहना चाहता हूं जो कि हमारी विदेश नीति कहीं ना कहीं से डिफर कर रही है, हम किसी के दबाव में आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि हमें 80% जो भी है हमने कहीं ना कहीं से कंपनसेट करना है, उस चीज को कंपनसेट। मनीष गुप्ता, अभिषेक राजाराम जी को मैं जोड़ना चाहता हूं। मनीष गुप्ता जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। सवाल यही है, जिस तरह से खुद रमाकांत जी इस बात को कह रहे हैं कि परिस्थितियां अभी इतनी अनुकूल नहीं है, ये चीजें अभी कम नहीं हो सकती, आने वाले वक्त में वो कह रहे हैं कि धीरे धीरे चीजें सस्ती हो जाएंगी, चाहे वो पेट्रोल डीजल की बात हो, चाहे वो खाने की चीजों के दाम हो। हम कैसे उम्मीद कर लें सर? कोविड से पहले भी वही हाल था मनीष गुप्ता जी, कोविड के बाद भी वही हाल है, आगे तो हालात और धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं। तीसरी लहर का संकेत हमारे सामने है, दूसरी लहर से हम निपटते जा रहे हैं, तो कैसे उम्मीद कर लें फिर आगे परिस्थितियां ठीक होंगी? फिर मनीष जी, महंगाई बढ़ने का संबंध मांग और पूर्ति से होता है। जैसे जैसे मांग हमारी मैच्योर होती जाएगी और सामान हमारे पास उपलब्ध ज्यादा होगा तो रेट सीधे गिरेंगे। ठीक है। और अगर हमारी डिमांड कोरोना है, प्रोडक्शन हो नहीं रहा, डिमांड बढ़ती जा रही है, तो जो पैसे वाला है व्यक्ति वो खरीद लेता है, तो बाजार में सामान की कमी हो जाती है। कोरोना से पहले भी डिमांड कौन सी ज्यादा थी? कोरोना से पहले भी डिमांड कमी थी। जिस समय हम लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात कर रहे थे, आप देखिए उसी समय से हमारे यहाँ पे डिमांड गिर ही रहा है मनीष जी, कोरोना के पहले के काल में। उस समय भी अर्थव्यवस्था में यही समस्या थी। डिमांड गिर रहा है, ये हर एक
हर एक जींस के डिमांड बढ़ने, एक जींस के डिमांड बढ़ने या घटने का, प्राइस का बढ़ने और घटने का सिर्फ एक फैक्टर नहीं है, कई सारे फैक्टर हैं। उत्पादन कितना हुआ, किसी एक क्षेत्र में उत्पादन कितना हुआ, अच्छी क्वालिटी का उत्पादन कितना हुआ, निर्यात कितना हुआ, इन सबका फर्क मनीष जी पड़ता है। ये बताइए कि आखिर मेरा डिमांड इसमें में कहना ये है आपका कि अगर हम परचेजिंग पावर सिर्फ- कैपेसिटी कुछ मतलब रखता है कि नहीं रखता है? लोगों के पॉकेट में पहले से ही सेविंग्स, हम लोग के कोरोना काल के पहले से ही लोगों के सेविंग्स गिर रहे थे, उस समय ही जो है कि बेरोजगारी 45 सालों का हाईएस्ट रिकॉर्ड बना रही थी, ये समस्या तो आ रही थी ना मनीष जी? राहुल लाल जी, आप उसको इंडस्ट्री वाइज कंपेयर करिए। अगर आप हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, एविएशन की बात करेंगे तो डिमांड घटी है। अगर आप रियल एस्टेट की बात करेंगे तो डिमांड मैच्योर रही है, बैलेंस रही है। अगर आप ऑटोमोबाइल्स की बात करेंगे तो इनिशियली डिमांड घटी और अब डिमांड बढ़ रही है। इसके बाद आप देखें हाउसिंग में देखेंगे तो हाउसिंग की तो डिमांड बढ़ रही है, लेकिन कमर्शियल की और शॉपिंग और ऑफिस की डिमांड घट रही है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स का देखेंगे, मोबाइल का देखेंगे, मैं तो कंप्यूटर कोरोना का के देखेंगे, पीरियड का बात भी नहीं कर रहा। डिमांड बढ़ रही है। कोरोना के पीरियड में तो मैं ये सरकार सब को दे रहा हूँ कि अभी ये combination आपातकालीन बना के स्थिति है, इसमें इस बनाते हैं। आपातकाल में, मैं तो कोरोना के काल के पहले की बात कर रहा हूँ कि आप देख लीजिए ना कि उस कोरोना काल के पहले ही हमारे यहाँ पे क्या स्थितियां थी। हमारा निर्यात दर लगातार, हम लोग का निर्यात दर गिरता चला जा रहा था, हमारा देसी मांग में हमारी लगातार कमी आ रही थी। ये तो चीजें कोरोना के काल के पहले ही दिख रही थी। आपको याद होगा IL&FS विवाद के बाद ही जो है कि देश की जो पटरी, अर्थव्यवस्था की जो पटरी बाहर गई वो गिरती चली गई, फिर तो हम लोगों ने संभालने का नाम ही नहीं लिया। आप अभी एक भाई साहब कह रहे थे ना, अभी अनुज यात्रा जी कह रहे थे LIC को बेच रहे हैं, ये IL&FS कांग्रेस की देन है, एक बात समझ लीजिए। दूसरा ये अच्छा, कांग्रेस की देन है करते हैं भाई, कांग्रेस की देन है तो कांग्रेस के किन नेताओं को आपने जेल में डाला भाई? सरकार से तो फिर सवाल पूछा जाएगा ना, अगर कांग्रेस आर्थिक घोटालों में शामिल रही तो फिर आपके जांच एजेंसियों ने कांग्रेस के किन किन नेताओं को जेल में डाला? डालिए जेल में, खुशी होगी लोगों को देख के। मैंने अरे ये तो हमारी बनाई हुई धरोहरों को बेच रहे हैं। देखिए, ऐसा है, दुर्भाग्य से मनीष वो जी जैसे देश की, हमारे देश का जो सिस्टम है, आर्थिक विश्लेषक हैं, वो उसका कई सरकार लोग को लाभ बचाव उठा लेते हैं। वरना हमने देखा है कैसे एक राज परिवार का व्यक्ति कुछ ही सालों में सैकड़ों करोड़ का मालिक हो जाता है। नहीं, मनीष गुप्ता जी, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। राज परिवार तो आपको दिख रहा है, लेकिन शायद एक और परिवार आपको साहब परिवार नहीं दिख रहा है कि वहां पे भी कैसे कम समय में उनके आय में काफी जबरदस्त वृद्धि हो जाती कई है। फैक्टर है, आप उस बात को मिक्स मत करिए। नहीं, मैं मिक्स नहीं कर रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं कि इसी सरकार में 9.2% का ग्रोथ रेट भी था, इसी सरकार में, और वो 9.2% के ग्रोथ रेट से लगातार हम लोग नीचे ठीक है, अभिषेक राजाराम जी को मैं जोड़ना बिल्कुल चाहूंगा। सही है। तो अभिषेक आज जी, अगर कम है तो इसका मतलब क्या है? परिस्थितियों का फर्क है ना। नहीं परिस्थितियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि इन परिस्थितियों से पहले ही हम लोग का 2016 के बाद से लगातार गिर ही रहे हैं लोग। 2016 तीसरी थर्ड क्वार्टर 2016 थर्ड क्वार्टर से हम लोगों का रेट लगातार नीचे गिर रहा है। बाकी फैक्टर देखे जाएंगे। मनीष जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं, पेट्रोल 100 के ऊपर है, खाने के तेल के दाम 150 200 के ऊपर चले गए हैं। दिल पर हाथ रख के बोलेगा सर, आपको दुख नहीं होता? एक गरीब का जब चूल्हा नहीं जल पाता शाम को, क्या आपको दुख नहीं होता मनीष जी? निश्चित नहीं, मैं निश्चित मुद्दा वही है मनीष गुप्ता जी, मुद्दा वही है, हमारी लड़ाई भी वही है। सरकार से हमारी कोई लड़ाई मनीष गुप्ता जी। हम, आप समझिए ना, आप अपने आप उस बात को कंपेयर कर लीजिए कि अगर हम उसी पैटर्न पर चलेंगे तो जो हमारे देश की इंटरनल स्टेबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। अभिषेक राजाराम जी, बचाना है। क्या ये महंगाई कम नहीं हो सकती है? कष्ट भले ही होगा, लेकिन अपने बिल्कुल कम हो सकती है। समय आना होगा, जैसे जैसे व्यापार का मूवमेंट बढ़ेगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, अपने आप महंगाई अपने आप नीचे हो जाएगी। जहां 100 आइटम बन रहे हैं 10,000 आइटम। अभिषेक राजाराम जी से मेरा सवाल जी। तो ये ठीक है मनीष, एक वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ कोरोना की वजह से समस्या है। जैसे ये कोविड का पीरियड खत्म होगा, महंगाई दर अपने आप नीचे। अभिषेक राजाराम जी, आप भी यही मानते हैं कोरोना फैक्टर है ये महंगाई बढ़ना इस वक्त? क्योंकि कोरोना से पहले भी हमने देखे थे हालात उतने अच्छे नहीं थे। बोलिए। देखिए, पहली बात तो समझ लीजिए कि हमारे जो इमीडिएट गोल्स हैं, इमीडिएट गोल्स होते हैं जो 1-2 साल में आने वाले। देश के जो गोल्स हैं वो कुछ इस तरह थे। किसान की आय दुगनी करनी थी 2022 तक, सबको घर देना था 2023 तक, और 2024 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बननी थी। ये तीनों गोल अभी हाल फिलहाल की स्थिति में अचीव होते हुए नहीं लग रहे, इनमें डिले होंगे। दूसरी बात जो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है वो है स्मॉल सेविंग से आम आदमी को नुकसान। अगर महंगाई दर होलसेल 6% है, रिटेल 12% पहुंच गई,
खाद्य महंगाई 15% तक पहुंच गई है, कुछ चीजों में तो 20-25% दाम बढ़ गए। ऐसे में जो स्मॉल सेविंग पर इंटरेस्ट रेट है वो सारे के सारे 4% के आसपास है, यानी ऑलरेडी 2 से 10% तक उन पर लॉस हो रहा है, यानी पैसा जमा करने में नुकसान हो रहा है। और 31 मार्च को एक ट्वीट कर दिया गया था कि इनके रेट और कम होने, निर्मला सीतारमण जी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने 1 अप्रैल को ट्वीट करके कहा कि जो रात में मैंने गलती से ट्वीट हो गया वो रेट अभी सेम रहेंगे, यानी वो रेट 30 जून को फिर से कम हो जाएंगे, यानी ये 4% से भी कम चले जाएंगे। एक और बात, जो इतने सारे डिस्कशन 1 घंटा होने वाला है, मेरी समझ में नहीं आई। मैं रमाकांत जी से वापस पूछता हूं कि जो ईरान न्यूक्लियर डील है यूएस की और जो भी कुछ है, उसकी वजह से एडिबल ऑयल, सरसों के तेल के दाम क्यों बढ़ गए? वो कौन सा परमाणु हथियार में लग रहा है? मेरे जो किचन चलता है वो पेट्रोल से नहीं चल रहा, मेरा किचन चलता है सरसों के तेल से। बिल्कुल सही। वो 200 रुपए लीटर क्यों हो गया? और इस सरकार की बहुत बड़ी विफलता है। ये पॉलिटिकली लेवल पर डिबेट में सबसे आगे है, लेकिन इकोनॉमिक लेवल पर ये एक फेल सरकार है जिसे इमीडिएटली अपने कुछ सुननी चाहिए। कम से कम अपने जो अर्थशास्त्री हैं इनके बाद बीजेपी वाले, उन्हीं की सुन लें तो शायद अर्थनीति इनकी बेहतर होगी। और ये जो मुद्दे हैं इनके कि किसान क्या है दुगनी करनी है, सबको घर देना है, US $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है, ये तीनों बड़े अच्छे मुद्दे हैं, इनको पूरा करना चाहिए। महंगाई की दर जवाब ले लेते हैं हाल फिलहाल में कम होती नहीं आ रही, और जिस तरह लोगों के पास रोजगार में दिक्कतें बढ़ने वाली। ठीक है, अनुज आत्रे जी, रमाकांत जी से मैं जवाब लूं उससे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं। राज्य सरकारें भी तो सर वेट कम कर सकती है ना, जहां जहां आपकी सरकारें हैं वहां आपने कदम उठाया जनता को राहत देने के लिए। देखिए, राज्य सरकारें वैट निश्चित तौर पे कम नहीं कर सकती है शंकर जी, क्योंकि राज्य सरकारों का बजट संसाधन बहुत लिमिटेड होता है, लेकिन केंद्र सरकार के पास तो बहुत अधिक। हम ये पूछना चाहते हैं कि आखिर ये बता दें कि ये क्यों इन्होंने, जब पेट्रोल और डीजल के दाम घट सकते थे, जब क्रूड ऑयल के दाम गिरे, तो क्यों इन्होंने 820% एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी डीजल पर और 270% इन्होंने पेट्रोल पे बढ़ाई है? बताएं क्या कारण रहा? कुछ तो कारण रहा होगा कि क्या वजह है। क्या डीजल हमारे देश में कृषि डीजल के ऊपर आधारित है? तमाम ट्रांसपोर्टेशन जो जितनी भी कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन है वो डीजल पर आधारित है, और इन दोनों चीजों की वजह से देश में महंगाई बढ़ती है। सरकार को क्या उससे समझ नहीं आता कि आखिर क्यों, जब कच्चा तेल अभी जैसे राहुल यादव जी ने याद दिलाया बिल्कुल 0 से भी माइनस में पहुंच गई थी, उस समय भी ये लोग मुनाफाखोरी कर रहे थे और आज भी मुनाफाखोरी कर रहे हैं। एक छोटा सा आंकड़ा मैं दे दूं, बार बार ये कांग्रेस की सरकार से जब करते हैं, और ये जो भाग्यशाली सरकार के लोग हैं, जिस समय 2014 में $106 कच्चा तेल का रेट था और हमारे देश में पेट्रोल 60 रुपए और डीजल 50 रुपए में बिक रहा था, आज जब $63 कच्चा तेल पहुंच गया है तो वही 60 रुपए वाला पेट्रोल 100 रुपए में बिक रहा है और 50 रुपए वाला डीजल 90 में बिक रहा है। ये कौन सा गणित है? ये देशवासियों को आज तक नहीं समझ में आ रहा कि वक्त बहुत कम है, एक कमेंट सबसे लेना जरूरी है। मैं जवाब ले लेता हूं पहले रमाकांत जी से। रमाकांत जी संक्षेप में जवाब दीजिएगा प्लीज। बिल्कुल ठीक है अनुज जी, आपने बात अच्छा सवाल किया आपने। हाँ। ऐसा है, अभी अनुज जी ने इस चीज को स्वीकार किया जो कि राज्य सरकारों के पास सीमित संसाधन होते हैं, इसीलिए वैट नहीं घटा सकते। पहली बात। दूसरी बात यह है जो कि जो हम एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार लगाती है उसमें से 50% तो राज्य सरकार को चला जाता है, तो हमारे पास बचा कितना? 50% के ऊपर में हम पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की राज्य और केंद्र के बीच में पिस तो जनता रही ना रमाकांत जी, सवाल तो वही है ना, उसका सोल्यूशन क्या है? अनुज जी मेरे को जवाब दें। सीधा एक तरफ देखिए, मेरी बात सुनिए। आप वैट आधे की बात करें, लेकिन एक्साइज तो 100% आपके पास आती है रमाकांत जी। नहीं, ये किसने कहा? ये किसने के पास आती है? बताइए, एक्साइज नहीं केंद्र सरकार के खाते में जाती है, किसके पास जाती है? नहीं, केंद्र सरकार क्या उसमें से 50% क्या राज्य सरकार के पास एक्साइज ड्यूटी नहीं जाती है? 1 रुपया नहीं आता राज्य सरकार के। अरे क्या दिया अनुज जी, आप इस चीज पे स्टडी करें। देखिए रमाकांत जी, वैट और स्टडी करिए चीज है। दूसरी बात, अच्छा शंकर जी, पूछिए उनके पास। शंकर जी ऐसा है, मैं अभी जल्दी से दे रहा हूँ आपको। देखिए ऐसा है, हर एक चीज का जब सब कुछ सामान्य हो जाएगा, निश्चित है ये ऐसे ही घट जाएगा। जो हम लोगों के पास आप ये अच्छी लॉलीपॉप दे रहे हैं, ये आ जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल सामान्य स्तर पर आ जाएगी, कोई चीज। राहुल लाल जी, जाते जाते आखिरी कमेंट मैं आपसे चाहता हूं। देखिए, राज्य सरकार के मामले में ये है कि जो इन लोगों को अभी GST देना था, राज्य सरकार के अलग अलग देखिएगा हर किसी के भुगतान बकाये पड़े हुए हैं, और खुद निर्मला सीतारमण जी ने तो यहां तक कह दिया कि वो देने की हालत में नहीं है। आप केंद्र सरकार ना तो राज्यों का वो देने की स्थिति में है, जो 4 लाख रुपया जो मुआवजे की बात थी उसमें सुप्रीम कोर्ट में भी कह दिया कि वो हम जो कोरोना पीड़ित है वो भी मुआवजा देने की हालत में नहीं है। तो भाई किस चीज के हालत में हैं आप? और अगर ये चीज की स्थिति बनी तो आप पिछले 7 साल से आप सरकार और सत्ता में हैं आप,
तो ऐसे स्थिति में केंद्र सरकार अपने जिम्मेवारी से नहीं भाग सकती और उनको महंगाई और बेरोजगारी जैसे दो बड़े मामले जो जनता को सीधे सीधे प्रभावित करती है उसको उनको हैंडल करने के लिए कुछ बड़े निर्णय उनको लेने पड़ेंगे। अब मैं सरकार से उम्मीद करूंगा कि जैसे उन्होंने 370 पर निर्णय लिया या तमाम बड़े राजनीतिक निर्णय लिए, वैसे ही सरकार कोई बड़ा आर्थिक निर्णय भी लेगी। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि इस पर सरकार सोचे, क्योंकि आम जनता परेशान है रमाकांत जी, इसीलिए हमने ये चर्चा भी रखी है, क्योंकि जनता ये पूछना चाहती है कि भैया सरकार को हमने चुना है, क्या यही हश्र होना था आम जनता का? पेट्रोल डीजल के साथ साथ, हाँ रमाकांत जी, पेट्रोल डीजल के साथ साथ जो खाने की चीजें हैं वो महंगी हो रही हैं, सरसों का तेल महंगा हो रहा है, तो आम जनता जाए कहां? उम्मीद तो सरकार से ही करेगी ना रमाकांत जी। हम इससे बच नहीं सकते हैं कि आने वाले वक्त में परिस्थितियां ठीक होंगी, कब होंगी, क्या होंगी, वो किसी ने नहीं देखा है, लेकिन मौजूदा जो परिस्थिति है उसको लेकर तो सवाल पूछा जाएगा कि आखिर कब तक जनता इस महंगाई की मार को झेलती रहेगी। फिलहाल मुझे रोकनी पड़ेगी, डिबेट वक्त की कमी है। रमाकांत जी बहुत बहुत शुक्रिया, अनुज जी आपका शुक्रिया, राहुल जी आपका भी बहुत शुक्रिया, मनीष गुप्ता और अभिषेक राजाराम जी दोनों हमारे साथ जुड़े थे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए। फिलहाल इस चर्चा में आज के लिए इतना ही, लेकिन सवाल जाते जाते यही था कि महंगाई की मार से जनता हो गई है परेशान, सरकार आखिर इस पर क्या उठाएगी कदम आने वाले वक्त में, क्योंकि सरकारें आती हैं जाती हैं लेकिन महंगाई की मार तो आम जनता को झेलनी पड़ती है। इसीलिए जनता सरकार की तरफ टकटकी लगाई बैठी है कि अब कम से कम थोड़ी जो महंगाई बढ़ी है उसको कम किया जाए, क्योंकि कोविड के दौर में परिस्थितियां बहुत खराब हो गई हैं, अर्थव्यवस्था पटरी से गिरी है, बेरोजगारी दर बढ़ी है, इससे आम जनता परेशान है और ऊपर से महंगाई की मार से डबल अटैक आम जनता पर पड़ रहा है। इसीलिए सरकार से उम्मीद है कि कम से कम इस बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाई जा सके। सबसे बड़ा अखाड़ा में आज के लिए इतना है, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।